हम आज व्हाट्सएप स्टेटस पे जिसका बर्थडे है उसका फोटो रख के व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। लड़कियां लगाती है हैप्पी बर्थडे क्यूट जीजू। अब जीजू को पता भी नहीं है, जीजू ने स्टेटस देखा भी नहीं है। जो लोग इस स्टेटस को देख रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि तुम्हारे जीजू का नाम क्या है, और वो आपको ही विशेष करती है हैप्पी बर्थडे टू योर जीजू। हम ही इसके ऊपर रिप्लाई किए जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। उसका बर्थडे है, उसे तो पता भी नहीं है कि कितने विशेष आए, लेकिन मेन थिंग ये है कि आपको अटेंशन चाहिए। हम स्टेटस लगाते हैं श्रद्धांजलि का, और लोग क्या करते हैं, आपको उसके कॉन्डोलेंसेस भेजते हैं, ओम शांति। बस थिंकिंग ये है कि आपको सहानुभूति मिलनी चाहिए। ये आज हमारी मैच्योरिटी का लेवल रह गया है। मैंने हमारी सोसाइटी में ऐसे कई पेरेंट्स को भी देखा है जो सिर्फ इसलिए अपने बेटे की बहुत जल्दी कम उम्र में शादी करवा देते हैं क्योंकि उन्हें घर में एक बहू मिल जाएगी जो उनके घर काम में मदद करेगी। जब वो बहू आती है, उसका मैच्योरिटी लेवल कम होता है, तब जाके जो झगड़े होते हैं, जो कुछ मनमुटाव होते हैं, यही पेरेंट्स जो हैं वो यही कंप्लेंट करते हैं कि भाई गलती हो गई जो इसकी जल्दी शादी करवा दी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, हमने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अब तो थोड़ा सा मैच्योर हो जा, या हम कहते हैं कि थोड़ी सी मैच्योरिटी अब तो दिखा दे, या फिर हमने कई बार ऐसा सुना है कि कब तक ऐसी इमेच्योर तू बनी रहेगी। तो दोस्तों, व्हाट इज दिस मैच्योरिटी, आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बिकॉज दिस मैच्योरिटी लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही मायने रखता है जब आप अपने लाइफ के एस्पेक्ट से सोच रहे हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किसे कहते हैं? मैच्योरिटी का मतलब होता है दोस्तों परिपक्वता। एंड मैच्योरिटी एज अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है। अलग अलग देशों में देखें तो 15 साल से लेकर 25 साल तक की ये मैच्योरिटी एज जो है वो लीगल बेस पे डिसाइड की गई है। जैसे कि यदि हमारे इंडिया में देखें तो 18 साल इज द मैच्योरिटी एज, और इस एज पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, या कोई भी ऐसी नशीली चीजें जो होती है उसे यदि खरीदना हो तो आपने देखा होगा कि 18 साल से कम उम्र की बच्चों को ये चीजें खरीदने पर या फिर बेचने पर प्रतिबंध है। तो इसका मतलब ये है कि इन इंडिया द मैच्योरिटी लेवल या मैच्योरिटी एज इज 18। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में, किसी कंट्री में 15 साल, तो किसी में 16, किसी में 19, तो किसी में 25 साल ये मैच्योरिटी एज डिसाइड की गई है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ लीगल। यदि शादी करने के लिए मैच्योरिटी एज डिसाइड की है तो वो एक लड़के के लिए है 21 साल और एक लड़की के लिए है 18 साल। इस एज के हो जाने पर लड़का या लड़की शादी कर सकते हैं, या फिर उनके माँ बाप उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि वो वाकई में इस शादी के बंधन को निभाने के लिए मैच्योर है भी या नहीं है। ये जो भी नंबर्स दिए गए हैं 18 साल या 21 साल, ये महज एक लीगल डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं। हालांकि यदि मैं बात बताऊं इंडिया की, तो इंडिया में दोस्तों 18 साल के बाद भी, 21 साल के बाद भी, शादी कर लेने के बाद भी, या बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी, एक इंसान नौकरी पा लेने के बावजूद भी, या फिर उसके बच्चे के बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, यानी बूढ़े भी जब हो जाते हैं, तब भी मैच्योरिटी लेवल को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली द सब्जेक्ट ऑफ टुडेज वीडियो कि एग्जैक्टली मैच्योरिटी लेवल होता क्या है, ये किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। मैच्योरिटी को जानना, उसे समझना, यही इस वीडियो का अंतिम मकसद है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली यदि हम देखें तो मैच्योरिटी एक विजडम है, एक समझ है अपनी लाइफ के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, या फिर कभी भी आपको डिसीजन लेना है उस डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड के प्रति, या फिर हम कहें कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप कैसे पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड योर मैच्योरिटी। और आज हम हमारा मैच्योरिटी लेवल कैसे दिखा रहे हैं वो हम सब जानते हैं। तूने मुझे पिछले 3 साल से कॉल नहीं किया, तुझे तो मेरी कुछ याद ही नहीं आती, या फिर तूने मेरे बर्थडे पे विश भी नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया, या फिर हम आज व्हाट्सएप स्टेटस पे जिसका बर्थडे है उसका फोटो रख के व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं हैप्पी बर्थडे मेरे शेर, या लड़कियां लगाती है हैप्पी बर्थडे क्यूट जीजू। अब ये स्टेटस तो उन्होंने लगा दिया, अब जीजू को पता भी नहीं है, जीजू ने स्टेटस देखा भी नहीं है। लेकिन जो लोग इस स्टेटस को देख रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, या फिर तुम्हारे जीजू का नाम क्या है, और वो आपको ही इसके बारे में विशेष करती है हैप्पी बर्थडे टू योर जीजू, या फिर हैप्पी बर्थडे टू योर शेर, और हम ही इसके ऊपर रिप्लाई किए जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाय। अब उस बंदे को जिसका बर्थडे है उसे तो पता भी नहीं है कि कितने विशेस आए, लेकिन मेन थिंग ये है कि आपको अटेंशन चाहिए। यदि किसी की डेथ हो गई है हमारे सोसाइटी में, या फिर समाज में, या फिर हमारे रिलेशन में, तब भी हम स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि का। और लोग क्या करते हैं, आपको उसके कॉन्डोलेंसेस भेजते हैं, ओम शांति, ये लिख करके। जो एक्चुअल में चला गया है या फिर दूसरे लोग हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि आपको कितने कॉन्डोलेंसेस के मैसेजेस आए हैं। बस थिंकिंग ये है कि आपको सहानुभूति मिलनी
मिलनी चाहिए। आपको लोगों से सिंपैथी मिल रही है कि हाँ मेरे चाचा चले गए, मेरी फूफा चले गए, या फिर मेरी बुआ चली गई है, या व्हाटएवर, व्हाट इज एवरीथिंग। ये आज हमारी मैच्योरिटी का लेवल रह गया है। आज हम लोग असल में मैच्योर नहीं है, बस लोगों को खुश करके मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, लोगों को इस तरह से इंटरनेट पे खुश करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि हम तो कितने मैच्योर हैं। आपके बर्थडे पे ऊपर मैंने तो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के रखा था। दिस इज नॉट अ मैच्योरिटी माय डियर फ्रेंड्स। आज आप जो भी मैच्योरिटी मानते हैं वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या फिर किसी डर की वजह से ही आप इस मैच्योरिटी लेवल को दिखा रहे हैं। किसी ने आपको 3 साल तक कॉल नहीं किया और अब उसका फोन आया है, तो आपका मैच्योरिटी लेवल ये होना चाहिए कि उसके साथ हंसी खुशी से अच्छे से बात करें, ना कि उन्हें ताना मारे। यदि आपके घर कोई शादी है और कोई नहीं अटेंड कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में उन्हें ताना मारे। यदि किसी की डेथ हमारे यहाँ पे हो गई है और कोई नहीं आ पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे ताना मारे। या फिर यदि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट किसी के घर पे हो गया है, तो आज लोग क्या करते हैं, उसको मिलने के लिए या फिर जस्ट उसकी खबर पूछने के लिए अस्पताल में चले जाते हैं। वहां पे ऑलरेडी उस व्यक्ति को टेंशन है, वो ऑलरेडी अस्पताल में है, उसका बंदा या बंदी जो भी उसका एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखाते कि आप वहां पे जाके कर क्या लेंगे। आप यही तो कर देंगे कि जो भी हुआ है अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सिंपैथी दिखाएंगे, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। लेकिन नहीं, हमें जो सिखाया गया है या फिर हम जो पहले से करते आए हैं, हम ये नहीं सोचते कि जिसका भी अकस्मात हुआ है वो ऑलरेडी टेंशन में है और वो नहीं चाहता है कि लोग उसका जो भी वार्ड है वहां पे आए जाए और उसको परेशानी हो। बट नहीं, हम ये नहीं सोचेंगे। हमारे लिए तो यही मैच्योरिटी लेवल है। मैंने हमारी सोसाइटी में ऐसे कई पेरेंट्स को भी देखा है जो सिर्फ इसलिए अपने बेटे की बहुत जल्दी कम उम्र में शादी करवा देते हैं क्योंकि उन्हें घर में एक बहू मिल जाएगी जो उनके घर काम में मदद करेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर जब वो बहू आती है उसका मैच्योरिटी लेवल कम होता है, वो समझ नहीं पाती है नए इस वातावरण को, नए एटमॉस्फेयर को, और उसकी जो डिसलाइक्स है, लाइक्स है, वो मैच नहीं करती है। तब जाके जो झगड़े होते हैं, जो कुछ मनमुटाव होते हैं, इसकी वजह से फिर यही पेरेंट्स जो हैं वो यही कंप्लेंट करते हैं कि भाई गलती हो गई जो इसकी जल्दी शादी करवा दी। तो ये आपका मैच्योरिटी लेवल है। फिर बात कहां जाके रुकेगी आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन सच में कहूं तो दोस्तों, मैच्योरिटी आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आती है। ये नहीं कि किसी और ने आपको राय दे दी और आपने उसे मान ली। हाँ, यदि आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि किसी की राय ले कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड जो है वो कंफ्यूजन मोड में होता है। तो ऐसे में आप किसी की राय ले सकते हैं, किसी की सलाह ले सकते हैं, बट फिर ये नहीं कि उन्होंने जो कहा है बस उसे ही सही मानकर उसी तरह से आप एक्ट करने लग जाए। आपको अंत में तो अपना खुद का डिसीजन खुद लेना सीखना होगा। आप खुद सोचिए ना, अब तक तो आपने कभी अपना खुद का डिसीजन लिया ही नहीं। यू आर ऑलवेज ड्रिवन बाय अदर्स। लोगों ने ही आपको चलाया और आप उसी तरह से चलते रहे। स्टडी करते वक्त कौन सा स्ट्रीम चूज करना है वो आपने कभी डिसाइड नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने किया। शादी किस लड़की से करनी है वो भी आपने कभी डिसाइड नहीं किया, वो भी आपके पेरेंट्स ने तय किया। यहां तक कि आपको कौन सा करियर चूज करना है ये भी आपको अपने पेरेंट्स ने बताया या आपके आसपास की सोसाइटी ने बताया। मतलब कि आपने अपना खुद का डिसीजन तो कभी लिया ही नहीं और फिर बाद में आप पछताते रहते हैं पूरी जिंदगी अपने आप को, और जिसने भी इस करियर में या फिर ये रास्ता आपको दिखाया है उसे कोसते रहते हैं, वो चाहे आपके माँ बाप हो या फिर आपकी सोसाइटी। सो इस एक चीज को याद रखो कि मैच्योरिटी आती है खुद के डिसीजन लेने पर, ना कि दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलने पर। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों को मत सुनो या उनकी जो भी राय है उसे निगलेक्ट करो, उसे मैं एरोगेंस कहूंगा जब आप किसी और को नहीं सुनते हो। सुनो सबकी, लेकिन करो खुद की जो तुम्हारा दिल करता है या फिर जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, जिस चीज को करने से तुम्हें खुशी मिलती है, वो चीज करना, यही तुम्हारी नियति होनी चाहिए और इसी में तुम आगे बढ़ोगे, लाइफ में कुछ कर पाओगे। सो गाइस, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैच्योरिटी की फिर असली एज कौन सी है? तो मैच्योरिटी की असली एज वो नहीं है जब आप 18 साल के हो जाते हैं। एक यंगस्टर्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि भाई अब 18 साल के हो चुके हैं और वो दुनिया के सामने यूं सिगरेट पी करके धुआं उड़ाता है, तो वो असली एज नहीं है। एक यंगस्टर्स को लगता है छोटी मोटी नौकरी पा लेने के बाद वो सोचता है कि मैं तो अब मैच्योर हो चुका हूं, या फिर यदि शादी हो जाती है तो उसके बाद उसे लगता है कि अब तो मैं मैच्योर हो गया हूं। बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट एज ऑफ मैच्योरिटी लेवल। तब तक आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप भी नहीं हुई होती है। तो मेरे ख्याल से मैच्योरिटी की जो असली एज होती है वो शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद जो 4-5 साल का टाइम बीत जाता है। दरअसल यदि हम इंडिया की बात करें तो जब आप 40 के आसपास पहुंच जाते हो उस टाइम पे आपके अंदर एग्जैक्टली मैच्योरिटी जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 40 की साल तक पहुंचते पहुंचते ना आपने वो सब कुछ झेल लिया होता है जो आपको झेलना था। पढ़ाई के खत्म होने के बाद में जो आपके सपने होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, वो भी 40 तक आते आते फूट चुके होते हैं। आफ्टर मैरिज आप 1 से 2 हो जाते हैं, तो वहां पे दोनों तरह के जो रिश्ते हैं उसे निभाते और उसके बाद जब बच्चे होते हैं तब आप 2 में से
3 होते हैं। तो वो जो जिम्मेदारियां हैं उसे उठाते उठाते आप धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। एंड गाइस, यदि इस जर्नी में आपके सपने बड़े थे, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, आप उसके लिए पैशनेट थे, तो वहां से लेकर के 40 तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आता है कि कुछ तो है जो इस जर्नी में पीछे छूट रहा है। वो हो सकता है आपका फैमिली हो, आपके रिश्ते हो, आपकी हेल्थ हो, या फिर हो सकता है वो आपके मेंटल पीस हो। ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी पाए हैं ना, ये सभी के सभी जरूरी होते हैं दोस्तों, जब एक सफल जिंदगी आप जीना चाहते हो। और ये पता चलता है 40 की एज में पहुंचने पर। वहां तक तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया में किसी को पता चलता है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी यदि आप नहीं संभलते, फिर भी आप एक ही चीज के पीछे भागे रहते हो। वो हो सकता है आपका पैसा हो, किसी के लिए पद हो, प्रतिष्ठा हो। ये सारी चीजों के लिए यदि आप भाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा जिसे आप पीछे छोड़ देंगे। तो ये बैलेंस बना करके चलना, इसी को तो मैच्योरिटी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो गाइस, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मैच्योरिटी कौन कौन सी और किस तरह की हो सकती है। सो गाइस, अब सबसे पहले बात करते हैं सोशल मैच्योरिटी की, कि सोशल मैच्योरिटी एक्चुअली होती क्या है। सोशल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि किसी की शादी है और आप वहां पे नहीं जा सकते लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। सोशल मैच्योरिटी वो नहीं है कि किसी की डेथ हुई और वहां पे आप नहीं जा सकते, फिर भी आपको कहीं दूर से वहां पे आना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि आप नहीं गए तो फिर सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। तो ये जो भी किसी को खुश रखने के लिए आप जो बिहेव करते हैं, या फिर किसी को क्या बोलते हैं कि समाज क्या कहेगा, इस डर से जो भी आप बिहेव करते हैं, उससे सोशल मैच्योरिटी कतई नहीं कहते। सोशल मैच्योरिटी होती है एक सोशली समझ जिसे आप डेवलप करते हैं। यदि कोई आपके वहां पे नहीं आ सकता है तो फिर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं आया देन इट्स ओके। जब भी वो मिलता है तब जाके वो आपको विश दे देता है, या फिर जब भी वो डेथ एनिवर्सरी में नहीं आ पाया लेकिन जब भी वो मिलता है तब आपको कंडोलेंसेस वो दे देता है। सो वो आपको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड सोशल मैच्योरिटी। सोशल मैच्योरिटी में फिर मैं कहूंगा कि आपको एक दूसरे के साथ में, अपने समाज के हर एक व्यक्ति के साथ में आपको प्यार से रहना चाहिए। इसकी समझ गहरी होनी चाहिए, उनके प्रति आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यदि समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सिचुएशन खराब है और आप यदि उसे हेल्प कर सकते हैं तो उन्हें हेल्प कीजिए। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल मैच्योरिटी। अपने रिश्ते, अपने सामाजिक रिश्ते जो है ना, उसे बनाए रखना, दैट इज कॉल्ड सोशल मैच्योरिटी। और इसमें दोनों को समझना चाहिए। यदि कोई अपना जो फर्ज है उसे निभा सकता है, यदि कोई ऐसी सिचुएशन में है जो अपना फर्ज नहीं भी निभा सकता, तो सामने वाले को फिर वो मुंह फुला के बैठने की जरूरत नहीं होती है कि तू मेरे वहां पे मेरे प्रसंग में जो मैंने इनविटेशन दिया था क्यों नहीं आया। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इससे जब हम ऊपर उठेंगे तभी जाके दोस्तों हम कहलाएंगे कि हम वाकई में मैच्योर हुए हैं। दूसरी जो होती है वो है फाइनेंशियल मैच्योरिटी। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और सामने आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट फाइनेंशियली मैच्योर। आपकी इसमें बिल्कुल भी परिपक्वता नहीं है कि इनकम कम है और आप खर्चे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आपका कैश फ्लो क्या हो रहा है, पैसा मतलब कहां से आ रहा है और किस और जा रहा है। यदि ये आपकी समझ नहीं है देन यू आर नॉट अ फाइनेंशियली मैच्योर पर्सन दोस्तों। साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, या फिर कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पे कुछ लाइफ में फाइनेंशियली रिस्क उठाना भी जरूरी है। लेकिन वो रिस्क जो है वो किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आके आपको नहीं लेना चाहिए। रिस्क आप ले, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क ले कि कितना पैसा जाने पर आपको माइंड में कोई अफसोस नहीं होगा, आपके दिल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे झेल पाएंगे। जो भी लॉस होगा उसे आप झेल पाएंगे। ये जो होता है वो होता है कैलकुलेटिव रिस्क। तो फाइनेंशियली मैच्योर व्यक्ति वही कहलाता है जिसे पता होता है कि इनकम कितनी है, सामने खर्चे कितने हैं, कैश फ्लो, पैसा आता कहां से और पैसा जाता कहां पे है। और जो बंदा कैलकुलेटिव रिस्क लेना जानता है, ही इज कॉल्ड अ फाइनेंशियली मैच्योर पर्सन। तीसरी जो चीज आती है वो है इमोशनल या फिर मेंटल मैच्योरिटी। मतलब कि आप डिसीजन लेते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है, या फिर आप अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। साथ ही साथ में ये भी आप ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से किसी और को दुख ना हो, मेरे कोई एक्ट की वजह से किसी और व्यक्ति को किसी तरह का हर्ट ना हो। यह भी आपको ध्यान में रखना होता है। लेकिन इससे ऊपर है कि आपका डिसीजन, आप क्या चाहते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी करें ना, लोग आपसे नाराज ही हो जाते हैं, वो हर्ट ही रहते हैं, उनको हर्ट हो ही जाता है। तो ऐसे में फिर ये नहीं देखना है कि आपके लिए जो अच्छा है उसे छोड़ के किसी को अच्छा लगाने के लिए, या फिर उनको दुख ना हो, उनको हर्ट ना हो, इसलिए आप अपनी जिंदगी भी ना जिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो डिसीजन मेकर बने कि आपके लिए अच्छा क्या है वो आपको पता होना चाहिए और आप उसी
उसी तरह से एक्ट करे। अब इससे दूसरों को यदि बुरा भी लगता है तो फिर वो उनका प्रॉब्लम है। जिनको ऑलवेज दुखी ही रहना है वो हमेशा दुखी ही रहेंगे। दूसरों के जो ओपिनियंस होते हैं तो उसे सुने, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनका सम्मान करें। दूसरों के जो ओपिनियंस रहेंगे उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन फिर डिसीजन जो है वो तो आपका ही होना चाहिए। आपका अपने जो भी इमोशंस है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। मान लीजिए कोई आपको कुछ भला बुरा कह जाता है और ऐसी कंडीशन में आप भी उनके जैसे ही बन जाते हो, आप भी सामने ऐसे ही उनको भला बुरा कहते हो, देन दैट इज नॉट अ इमोशनल मैच्योरिटी माय डियर फ्रेंड। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि आपसे यदि गलती हो जाती है, आप किसी को भला बुरा कह देते हैं, आपसे यदि कोई मिस्टेक हो, तो ऐसे टाइम पे फिर उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, उसका स्वीकार करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल मैच्योरिटी। ये भी आपके अंदर होना चाहिए। यदि ऐसी कोई गलती हुई है तो जाइए, झुकिए उनके सामने। ये नहीं कि ईगो में बस मैंने तो जो कर दिया वो कर दिया, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा नहीं। आपने यदि गलती की है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी गलती और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो जाइए उनके सामने झुकिए, उनसे माफी मांगिए, सॉरी कहिए उन्हें और दिल से जो भी बात है ना उसको सॉर्ट आउट कीजिए। ये सारा जो डिस्कशन आप पोलाइटली जब करते हैं तो सारे रिश्ते जो है ना वो दोस्तों बच जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम जिसे इमोशनल मैच्योरिटी कह सकते हैं वो ये है कि लोगों को प्राइवेसी देना और प्राइवेसी देने के बावजूद भी उनके ऊपर 100% ट्रस्ट करना। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ के केस में यदि हस्बैंड का जो फोन है वो वाइफ कभी भी चेक ना करे या फिर वाइफ का फोन है वो हस्बैंड चेक नहीं करेगी, उनकी प्राइवेसी है, तो ये प्राइवेसी देना जरूरी है। और साथ ही साथ में उनके ऊपर, उनके फोन के ऊपर कोई पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए। उनको 100% ट्रस्ट है कि भाई मेरी प्राइवेसी जो है वो सिक्योर है। और यही चीज जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि जब आपके बच्चे की या आपके बेटे की शादी हो जाती है तो आफ्टर मैरिज उनकी जो प्राइवेसी है, क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है, अब उनकी एक नई लाइफ शुरू हुई है, हस्बैंड वाइफ है, अब आपका जो बेटा है वो उसकी एक बीवी है, तो ऐसे में उनको भी प्राइवेसी देना ये एक पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अब मेरा बेटा छोटा नहीं है, वो अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे केस में मुझे मेरे बेटे को और उसकी जो वाइफ है उन दोनों को, इस नए जोड़े को प्राइवेसी देना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब कुछ जो आता है दोस्तों वो आता है इमोशनल मैच्योरिटी के अंदर। एंड फाइनली गाइस लास्ट में जो बात करेंगे वो है आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये भी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जहां पे आपको ध्यान रखना होता है कि आप हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में रिएक्ट ना करें। हमारी आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्ट करने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो जाए आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बट डू नॉट रिएक्ट इन एवरी सिचुएशन। इससे जो चीजें हैं वो और भी बिगड़ जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में काम रहिए, शांत रहिए, एकदम स्थिर रहिए, अपने माइंड को ना स्थिर रखिए। और साथ में ना एक और चीज ध्यान रखिए कि कम बोलिए, जितना कम बोलेंगे उतना ही अच्छा है। ज्यादातर लोगों को सुनना शुरू कीजिए। ज्यादातर इंसानों को क्या होता है, बोलते ही रहते हैं, किसी की भी बात में घुस जाते हैं सोचे समझे बगैर। तो ये जो है ना वो भी आपकी मैच्योरिटी लेवल को नहीं दर्शाता है। तो कम बोलिए, जितना कम बोलेंगे उतना ही आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे। और फाइनली सबसे बड़ी चीज, अपने ईगो को दूर करें। अपने ईगो को जितना हो सके उतना कंट्रोल कीजिए। अपने अंदर जो अहम भाव है, जो अहंकार है, आपका जो मैं कहूँगा आई यानी कि मैं, ये मैं वाला जो भाव है उसे आपको धीरे 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 करके दूर करना है। ये सारा कुछ जो है वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आता है। और इसको असल में अपने अंदर डेवलप करने के लिए दोस्तों आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जब ये आप करना शुरू करते हैं, मैं कहूँगा कि छोटी उम्र से ही शुरू कर दीजिए इसको। लोग ये कहते हैं कि 60 साल के बाद ये ध्यान व्यान वगैरह करने की चीज़ है, लेकिन असल में यदि देखा जाए तो ये 60 साल के बाद नहीं, 20 साल से ही इसको करने की ज़रूरत होती है। यदि आप हर तरह से ये जो जितने भी मैच्योरिटी की हमने बात की है, ये सारी मैच्योरिटी यदि आप पहले से पाना चाहते हैं, धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो जितना हो सके उतनी छोटी एज से ही मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। क्योंकि छोटी एज से ही आप जब अपने अंदर जाएंगे, अपने आप को समझने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये जो सारी जो मैच्योरिटी की आज हमने इस वीडियो में बात की है वो सभी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये तो मैंने सब बाहरी बातें बताई हैं, लेकिन असली मैच्योरिटी यदि आप चाहते हैं तो यू हैव टू गो बियॉन्ड योरसेल्फ। आपके अंदर जाना होगा, इनर सेल्फ को आपको डेवलप करना होगा, और तब जाके आप असली मैच्योरिटी को डेवलप कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और लोगों के साथ में भी, जिनके साथ में आपको लगता है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। यदि आपके कुछ सुझाव है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर के आ सकूं। चैनल यदि अच्छा लगता है तो डेफिनेटली कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास वाला बेल का बटन दबा देना, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस।